आज की हमारी स्टोरी होने वाली है पश्चिम बंगाल में मौजूद हुगली के कन्नगर से, जहां पर शर्मा फैमिली अपना टाइम काफी अच्छे से बिता रही थी। इस फैमिली में पंकज शर्मा थे, उनकी वाइफ शांता थी और इनका एक 10 साल का बेटा श्रेयांशु था। पंकज शर्मा वहीं पास में ही मौजूद एक कंपनी में लगे हुए थे और उनका ये फिक्स था कि सुबह 9 बजे जाना, उसके बाद शाम को 5 बजे उनकी छुट्टी हो जाया करती थी और जब वो वापिस घर पर आया करते थे। कुछ एक दिनों तक तो वो यूं ही काम करते रहते हैं, लेकिन जब उसकी वाइफ घर पर अकेली रहा करती थी तो उसने ये बात अपने पति से कही कि वो भी बाहर काम करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर घर पर बैठे बैठे उसका टाइम पास नहीं होता और बाहर जाएगी, थोड़ा काम करेगी तो घर में थोड़ी और आमदनी हो जाएगी, जिससे घर का खर्चा और अच्छे से निकलेगा। तो पंकज को इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी और उसकी वो बात वहीं पास में ही मौजूद एक दुकान पर करवा देता है। ये दुकान कॉस्मेटिक की थी और शांता वहां पर जाकर काम करने लगती है। अब इनका बेटा हर रोज अपने स्कूल जाया करता था, स्कूल से छुट्टी होते ही वापस घर पर आ जाता और उसकी माँ शाम को लेट आया करती थी, लेकिन उससे पहले ही उसके पिता शाम को 5 बजे के आसपास आ जाया करते थे। तो उनके पिता की वो वेट किया करता था और जब तक उसके पिता ना आ जाते तब तक वो अपने स्कूल का काम कर लेता। वहीं आस पड़ोस में जो और बच्चे हुआ करते थे उनके साथ खेलने के लिए चला जाता या फिर घर पर ही आराम से बैठकर वो टीवी देखने लग जाया करता था। और हर रोज का इनका यही रूटीन था कि उसकी माँ अपने काम पर चली जाती, उसके पिता अपने काम पर चले जाते और श्रेयांशु अपने स्कूल में जाता, वापस घर पर आता, अपने स्कूल का सारा काम हो जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता और उसके बाद वापस घर पर आकर अगर वो जल्दी घर पर आ जाता है तो टीवी वो देखने लग जाया करता था। इनके घर पर ही एक कुत्ता भी मौजूद था और वो कुत्ता कुछ इस किस्म का था कि घर के जितने भी मेंबर उनके घर पर आते, जिन्हें वो अच्छे से जानता पहचानता, उन्हें तो वो कुछ भी नहीं किया करता था, बस उनके साथ खेलने की कोशिश वो करता। लेकिन जो भी अनजान व्यक्ति उनके घर पर आता तो वो इतने बुरे तरीके से उसे भौंकने लग जाता। आमतौर पर तो वो उसे बांध कर रखा करते थे, अगर वो उन्हें बांध कर ना रखते तो मानो वो उन्हें काट ही लेगा, जिसके कारण ज्यादातर वो लोग उसे बांध कर ही रखा करते थे। और उसके बाद टाइम आया 20 फरवरी 2024 का, जब पंकज वापस अपनी कंपनी से शाम को लगभग 5-1 बजे वापस घर पर आता है और उसने अपने बेटे को आवाज लगानी शुरू की, क्योंकि जब भी वो वापस अपने घर पर आया करता था तो उसका बेटा उसकी वेट कर रहा होता, क्योंकि पंकज अपने बेटे के लिए हर रोज चीज लेकर आया करता था। तो उसका बेटा हर टाइम ही ये वेट किया करता था कि अब 5 बजने वाले हैं, पिताजी वापस घर पर आने वाले हैं और वो जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ नई चीज लेकर आएंगे, या तो खेलने की लेकर आएंगे या फिर खाने के लिए। और इसी तरह आज भी पंकज वापस घर पर आता है। घर पर आने के बाद अपने बेटे को ढूंढने लगता है, लेकिन उसका बेटा घर पर नहीं था। तो पंकज ने ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है वो यहीं पड़ोस में ही खेलने के लिए गया हो और अपना नॉर्मली काम करने लग जाता है। इस बात को बीते हुए अब लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा बीत चुका था, लेकिन अभी तक उनका बेटा वापस नहीं आया था। तो अब पंकज परेशान होने लगा कि पता नहीं आज तक तो इतनी देर तक वो कभी भी घर से बाहर नहीं रहा और बिना बताए तो वो कभी भी नहीं गया। तो वो थोड़ा परेशान होने लगता है, उसे चिंता होने लगी अपने बेटे की और वो अपने पड़ोस में जा पहुंचा। वहां पर जाकर जितने भी बच्चों के साथ वो खेला करता था उनसे ही जाकर पूछने लगता है कि क्या श्रेयांशु यहाँ पर आया था, लेकिन उन सारे ही बच्चों ने मना कर दिया कि दिन में तो वो यहाँ पर आया था लेकिन उसके बाद तो नहीं आया। तो अब वो परेशान होने लगा कि उसका बेटा यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ भी नहीं है, तो आखिरकार वो कहाँ पर गया होगा। उसने अपने जानने पहचानने वाले जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उन सारों से ही पता कर लिया, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था जिसे कि इस बारे में पता हो कि आखिरकार श्रेयांशु कहां पर है। उसका पिता यूं ही पूरे गांव में उसे ढूंढ लेता है, लेकिन जब उसके बारे में कोई भी अता पता नहीं मिलता तो वो वापस घर पर आ पहुंचता है। आकर अपने घर में मौजूद मेन बेडरूम में जाकर बैठ जाता है और यूं ही बैठा बैठा सोचने लगता है कि आखिरकार उसका बेटा कहां पर गया होगा। और इसी टाइम जब वो सोच रहा था तो उसकी नजर नीचे की तरफ जाती है, जहां उसके बेड के नीचे से काफी सारा खून रिसकर बाहर आ रहा था, एक कोने की तरफ जहां पर अभी तक उसका ध्यान नहीं पड़ा था। और जैसे ही उसने खून देखा तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत पीछे होता है वहां से और पीछे मुड़कर उसने देखना शुरू किया कि आखिरकार ये खून आ कहां से रहा है। जब उसने नीचे थोड़ा झुककर देखा तो उसने पाया कि इसके बेड के नीचे एक लाश पड़ी हुई है।
उसने अपनी बैटरी वगैरह लेकर उसे जब देखना शुरू किया अच्छे से, तो उसने देखा कि ये तो उसका बेटा श्रेयांशु ही है। उसके सिर में काफी ज्यादा गंदे तरीके से चोट लगी हुई है, मानो उसका पूरा का पूरा सिर फोड़ दिया गया हो और उसके सिर से काफी सारा खून बाहर निकल कर आ रहा है। और इसके साथ साथ उसके हाथों को भी वो बिल्कुल साफ साफ देख सकता था, जहां पर उसकी हाथों की नसों को काफी ज्यादा गंदे तरीके से काटा गया था। उसके बेटे ने अपनी जान गंवा दी थी, उसका काफी सारा ब्लड लॉस हो चुका था। और इन सारी ही चीजों को देखकर पंकज अंदर तक टूट जाता है कि आखिरकार मेरे बेटे की किसके साथ दुश्मनी थी जिसने उसकी ऐसी हालत कर दी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो रोने लग जाता है और इसी तरह रोते रोते वो घर से बाहर आता है। बाहर आकर लोगों को उसने बताना शुरू किया कि मैं अपने बेटे को जो इस तरह से ढूंढ रहा था वो कहीं और नहीं जबकि हमारे घर में ही मौजूद था। और कुछ इस तरह से उसने अपनी जान गंवा दी है। उसने पुलिस वालों के पास कॉल किया, उनके पड़ोसियों ने उसकी वाइफ शांता के पास कॉल किया और उसे कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ यही बात कही कि जल्दी से वो घर पर आ जाए, उसके पति को उसकी जरूरत है। शांता भी अब काफी ज्यादा परेशान थी कि आखिरकार उसके पति को ऐसा क्या हुआ और उनके पड़ोसियों ने साफ साफ उसे कुछ भी नहीं बताया था। तो शांता भी वहां पर आ पहुंचती है, लेकिन जब तक शांता वहां पर आती पुलिस वाले वहां पर आ चुके थे। और जब शांता ने अपने घर के बाहर काफी सारे पुलिस वालों को देखा तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसने अपने पड़ोसियों से पूछना शुरू किया कि यहाँ पर असल में हुआ क्या है। उनके पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे बेटे को किसी ने बड़े ही बेरहमी से मार डाला है। ये बात सुनते ही शांता भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिरकार ये क्या हो गया और किसी ने उसके बेटे को मारा है तो आखिरकार उसकी किसके साथ दुश्मनी होगी। ये सारी की सारी बातें सोचते सोचते वो अपने पति के पास जाती है और उसके पति ने उसे अपने गले से लगा लिया और ये बात बताई कि उसके बेटे ने अपनी जान गंवा दी है। पुलिस वालों ने बॉडी अपने कब्जे में ले ली और पोस्टमार्टम के लिए उसे हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस वालों ने पंकज और शांता से दोनों से ही बात की कि क्या आपकी किसी के साथ लड़ाई है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उसके बाद पुलिस वालों ने ये बात पूछनी शुरू की कि क्या आपकी किसी के साथ बहस चल रही थी, आज के टाइम में कोई रंजिश वगैरह चल रही हो, लेकिन इन दोनों ने इन सारी चीजों से भी साफ इनकार कर दिया। पुलिस वालों को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर इस छोटे से बच्चे की जान ली तो ली किसने। पुलिस वालों ने जितने भी पूछताछ वहां पर करनी थी सारी ही वो लोग कर चुके थे कि ये दोनों ही पति पत्नी सुबह यहाँ से काम के लिए निकलते हैं, उसके बाद सीधा का सीधा इसका पति तो 5 बजे के आसपास वापस घर पर लौटता है और इसकी पत्नी लगभग 7 साढ़े 7 तक वापस घर पर आती है। तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे कि पीछे से इनके घर पर क्या हुआ। तो हो सकता है अच्छे से इनके पड़ोसी बता पाए, क्योंकि ये लोग पूरा ही दिन यहाँ पर रहते हैं और पड़ोस का कोई ना कोई बंदा ऐसा मौजूद जरूर होगा जिसने कि यहाँ पर किसी को आते जाते देखा होगा। तो वो लोग जाकर उनके पड़ोसियों से पूछताछ करने लगते हैं। तो उनके पड़ोसियों ने बताना शुरू किया कि जनाब ये बच्चा यहाँ पर अकेला रहता है, इसके दोनों ही माता पिता अपनी अपनी जॉब पर जाते हैं, ये बात हमें अच्छे से पता है, लेकिन इनके घर पर एक कुत्ता मौजूद है और जब भी कोई भी व्यक्ति इनके घर पर आता है जो कि अनजान हो तो वो उसे काफी ज्यादा भयंकर तरीके से भौंकने लग जाता है। और हम लोग भी इसे आकर चेक करने लगते हैं कि बच्चा आज के टाइम में अकेला है और यहाँ पर कोई लूटमार के लिए ना आ घुसा हो। हम लोग आकर अच्छे से चेक करते हैं, बच्चे से मिलकर जब हम लोग वापस जाते हैं, लेकिन आज का अगर देखा जाए तो आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कुत्ता बिल्कुल शांत था और यहाँ पर कोई भी अनजान व्यक्ति नहीं आया। हमने तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को भी आते हुए नहीं देखा जो कि इनकी जान पहचान का हो। जितने भी लोग उनके घर के आसपास मौजूद थे वो लोग यही बात बोल रहे थे। और उसके बाद पुलिस वालों ने अंदाजा लगाना शुरू किया कि अब हम लोग पता करें तो कैसे करें। उन्होंने ये बात वहां पर मौजूद गांव वालों से पूछनी शुरू की कि क्या यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा हुआ है। तो गांव वालों ने कहा कि हाँ जनाब, वहां पर जस्ट इस गली के बिल्कुल शुरुआत में ही जहां से कि सारे के सारे लोग इस गली में आते हैं वहां पर एक कैमरा लगा हुआ है। और अगर आप उस वीडियो को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे ही दिन में यहाँ पर कौन आया था, कौन गया था और यहाँ पर क्या कुछ हलचल हुई थी। क्योंकि दिन में हो सकता है हम लोग अंदर चले गए हों और कोई व्यक्ति हमारे पीछे से यहाँ पर आ गया हो, लेकिन आता भी तो वो कुत्ता हमें भौंक कर बता देता। वैसे तो हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन आप जाकर वो सीसीटीवी वीडियो देख लीजिए जिससे आपको इस केस में मदद मिल जाएगी। और जब पुलिस वाले वहां पर जाकर उस कैमरे को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक महिला आई थी, इसका नाम इशरत है। वहां पर पुलिस वालों ने जब आस पड़ोस में थोड़ी पूछताछ की तो जो कोई भी उसे जानता था उन्होंने पुलिस वालों को बता दिया कि जनाब ये तो इशरत है और ये शायद यहाँ पर आई होगी।
और उसके बाद पुलिस वाले इसरत के पास जा पहुंचते हैं, उसे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया कि जनाब मैं वहां पर गई थी, लेकिन वहां पर जाने के बाद मुझे पता चला कि ना तो यहाँ पर इसकी माँ है और ना ही इसके पिता हैं, और जब वो दोनों ही वहां पर नहीं थे तो मैं वापिस आ गई थी। तो पुलिस वाले ने थोड़ी और सख्ती से उससे पूछताछ करनी शुरू की कि इन सारी ही चीजों में तुम्हें आने जाने में सिर्फ और सिर्फ 5-10 मिनट ही लगनी थी, लेकिन जब तुम गई थी यहाँ से और वापस जो यहाँ से आई हो इसमें काफी ज्यादा देर थी। तो उन्होंने थोड़ा दबाव उसके ऊपर बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे कर इसरत ने सारी की सारी बातें पुलिस वालों के सामने खोल कर रख दी। उन्होंने बताया कि जनाब हाँ मैंने ही उसे मारा है, लेकिन मैं अकेली नहीं थी, जबकि उसकी माँ शांता मेरे साथ मिली हुई थी, हम दोनों ने ही मिलकर उसे जान से मार डाला। ये सारी बातें पुलिस वालों को जैसे ही पता चलती हैं वो लोग शांता के पास जा पहुंचते हैं, लेकिन शांता ने साफ इनकार कर दिया कि हाँ जनाब ये महिला मुझसे मिलने के लिए आया करती थी, लेकिन आज के टाइम में जिस तरह की ये बातें कर रही है ये बिल्कुल झूठ है। तो पुलिस वाले अपनी टेक्निकल टीम से थोड़ी मदद लेते हैं और टेक्निकल टीम ने जब सारी की सारी रिसर्च की, जितनी भी छानबीन वो लोग कर सकते थे वो की, पोस्टमार्टम से ये बात पता चल गई थी कि इसकी मौत कब हुई थी और उस टाइम के इस लोकेशन के अगर देखा जाए तो यहाँ पर कौन कौन से मोबाइल नंबर एक्टिवेट थे, कौन से मोबाइल यहाँ पर थे, उन सारी ही चीजों को जब छानबीन किए जाती है तो पता चलता है कि इसरत और शांता दोनों के ही मोबाइल यहाँ पर एक्टिवेट थे। तो पुलिस वालों ने शांता को भी पकड़ा और उसे भी अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। और वहां पर जाकर इन दोनों से ही जब पूछताछ की जाती है तो इन दोनों ने ही हाँ भर ली कि हाँ जनाब हम लोगों ने ही मिलकर उसे मारा था। लेकिन अभी भी पुलिस वाले भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और ना ही उनके पड़ोसी इस बात पर विश्वास कर पा रहे थे कि एक माँ खुद के ही बच्चे को मार सकती है। लेकिन आखिरकार ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी थी, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि एक माँ ने अपने ही बेटे को मार डाला। और इस बारे में पता चलता है जब पुलिस वालों ने उनसे और ज्यादा छानबीन की तो पता चलता है कि इसरत और शांता दोनों ही लेस्बियन हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक थी और ये दोनों एक दूसरे से तब से प्यार करती थी जबकि शांता की शादी भी नहीं हुई थी। बाद में शांता की पंकज के साथ शादी हो जाती है, लेकिन ये दोनों फिर भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थी। इसरत बार बार यहाँ पर आ जाया करती थी शांता के पास, जिस टाइम भी शांता फोन करके उसे ये बात बताती कि हाँ वो आज घर पर अकेली है तो इसरत वहां पर आ पहुंचती और उसके बाद वो दोनों फिजिकल रिलेशन बनाया करती थी। ये बात जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो एक टाइम ऐसा भी आया जब इस बारे में पंकज को पता चल जाता है और उसने शांता को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश की। ने बताया कि मैं इस बात के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाहर अगर इस बारे में किसी को पता चलता है तो समाज में हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती होगी और तुम यहीं पर इसके साथ अपना रिलेशन तोड़ दो, ये तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होगा और मेरे लिए भी काफी अच्छा होगा। शांता उस टाइम तो हाँ भर देती है, लेकिन पंकज को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि जब वो अपनी कंपनी में काम करने के लिए चला जाया करता था तो कभी कभार शांता इसरत के पास कॉल कर दिया करती थी कि आज वो घर पर आ रही है वापस उससे मिलने के लिए और वो भी वहीं पर आ सकती है। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ 20 फरवरी को भी हुआ। लेकिन जिस टाइम शांता अपने घर पर थी उसका बेटा श्रियांशु भी वहीं पर मौजूद था। वो लगातार अपनी माँ से ये बात कह रहा था कि वो बाहर खेलने के लिए जाना चाहता है, अपने दोस्तों के साथ वो खेलना चाहता है, लेकिन उसकी माँ साफ इनकार कर रही थी। वो बार बार उससे यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो बाहर जाना चाहता है और आखिरकार शांता ने ये बात कही कि चलो ठीक है तुम जाकर बाहर खेल सकते हो। लेकिन जब श्रियांशु बाहर जाकर खेलने लगता है और शांता घर पर अकेली थी तो उसने इसरत के पास कॉल कर दिया और ये बात कही कि वो घर पर बिल्कुल अकेली है। इसरत उसके घर पर आ पहुंचती है और वहां पर आने के बाद घर पर वो दोनों फिजिकल रिलेशन बना रहे थे। श्रियांशु को दूसरी तरफ यही बात लग रही थी कि अभी भी मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ पर भेजा है खेलने के लिए, तो मुझे जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ खेल लेने के बाद वापस घर पर भी जाना है। और वो जल्द ही वापस अपने घर पर आ भी जाता है। लेकिन जब उसने अपने घर पर आकर ये देखा कि उसकी माँ किसी और महिला के साथ बिना कपड़ों के लेटी हुई है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तो उसने ज्यादा इस बात पर दिमाग नहीं लगाया और वो हॉल में आकर आराम से बैठकर टीवी देखने लगता है। उसने अपने कार्टून ऑन कर लिए और वो कार्टून देखने लगता है।
लेकिन दूसरी तरफ शांता ने ये चीज देख ली थी कि उसके बेटे ने ये सारे के सारे फिजिकल रिलेशन बनाते हुए यहाँ पर उन्हें देख लिया है और इशरत को भी उसने बता दिया और ये बात बताई कि अगर पंकज को ये बता देता है तो वो इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करेगा और हो सकता है इन दोनों की शादी भी टूट जाए। अब वो दोनों ही इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे कि पता नहीं आगे भी ये दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे या नहीं, और हो सकता है आज के बाद ये कभी भी ना मिलें। तो वो दोनों ही वहां हॉल में अपने कपड़े वगैरह पहनकर आ जाती हैं और इशरत ने टीवी की वॉल्यूम को काफी ज्यादा तेज कर दिया। दूसरी तरफ से वो एक ईंट उठाकर लाती है और शांता ने भी एक ईंट उठा ली और उन दोनों ने ही उसके सिर पर ईंट से हमला करना शुरू कर दिया। एक देर बाद ही उसके सिर से काफी ज्यादा खून निकलता है, वो रोता चिल्लाता उससे पहले ही वो बेहोश हो गया और उसके बाद उसके हाथ की उन लोगों ने नसें काट दी ताकि वो लोग कंफर्म हो पाएं कि ये मर चुका है। দুটো শিরা এখান থেকে কাটানো আছে পুরো গর্ত করে 3 জায়গা মাথা ফাটানো আছে। কারোর প্রতি সন্দেহ হচ্ছে আপনাদের? না, আমার কারোর প্রতি সন্দেহ নেই, কারোর সঙ্গে অশান্তি ঝগড়া আমার নেই। টিভি ভলিউম বাড়িয়ে দিয়েছিল, 100 করে দিয়েছিল ভলিউম। वहां पर अब काफी ज्यादा खून बिखर चुका था और उन्होंने ये प्लानिंग पहले से नहीं की थी कि हम लोग यहाँ पर क्या कुछ करने वाले हैं, जिसके चलते उन्हें नहीं पता था कि हम लोग इस डेड बॉडी को कहां पर ठिकाने लगाएं। जिसके चलते शांता ने अपने बेटे की डेड बॉडी को उठाकर अपने बेडरूम में बेड के नीचे छिपा दी। बाहर आकर उन दोनों ने ही काफी अच्छे से साफ सफाई की, जितने भी खून के छींटे लगे हुए थे उन सारे ही खून के छींटों को साफ कर दिया और उसके बाद इशरत वहां से चली जाती है। शांता भी अपने सारे के सारे खून के धब्बे साफ करके अपनी कॉस्मेटिक वाली दुकान पर चली जाती है और उसके बाद शाम को 5 बजे के लगभग पंकज घर पर आता है। उसने आकर ये चीज देखी कि उसका बेटा तो यहाँ पर है ही नहीं, शायद वो बाहर खेलने के लिए गया होगा। लेकिन धीरे धीरे कर पुलिस वाले यहाँ पर आ पहुंचते हैं, शांता भी यहाँ पर आ पहुंचती है और शांता काफी अच्छा नाटक कर रही थी कि उसके बेटे को ये क्या हो गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, उनकी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन असल में कातिल वो खुद ही थी। अपने आप को बचाने के लिए उसने काफी अच्छे अच्छे पैतरे अपनाए, लेकिन एक भी पैतरा उसका काम नहीं आया और आखिर में एक जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसकी मदद से पुलिस वालों को इस बारे में पता चल पाता है कि यहाँ पर एक और महिला आई और उसके बाद इन दोनों ही महिलाओं के बीच क्या कुछ हुआ। वैसे अभी भी ये केस कोर्ट में चल रहा है और जैसे ही इस केस के ऊपर कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। वैसे आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, खास तौर पर उस माँ के बारे में जिसने कि अपने ही बेटे को अपने ही हाथों से मार डाला? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट हेतल को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।